Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtaza Madni, and today we are going to discuss the topic bond cleavage and bond fission. Actually, we are going to discuss the trick to find the reactivity of different organic compound using bond cleavage and bond fission. ठीक है जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। कहने को तो मतलब ये आसान सा है, लेकिन इसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड करने के ट्रिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप लोग जो है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को, बॉन्ड क्लीवेज को या बॉन्ड फिशन को। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड फिशन का मतलब यही है कि बॉन्ड का टूटना। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज और एक को कहा जाता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब आपको पता है, हम कहते हैं सेम। लाइटी का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं कि जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन की, जिसमें क्या होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे या ऐसी ब्रेकडाउन को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। इसको नॉन आयनिक क्लीवेज भी कहा जाता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। लाइटी का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी क्लीवेज को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसको कहा जाता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर, तो होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर जो चीज़ फॉर्म होती है वो है फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स जो बनेंगे वो किस नेचर के होंगे? दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बताएं जी कि फ्री रेडिकल किस नेचर के होते हैं? तो मोस्टली फ्री रेडिकल किस नेचर के होते हैं? दे आर न्यूट्रल। लेकिन अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो इस केस में दो चीज़ें फॉर्म होंगी, इसमें आइंस बनेंगे। और आइंस आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन बनेंगे और एनाइन फॉर्म होंगे। अब अगर हम बात करें सोर्स की कि कौन सा सोर्स हमें रिक्वायर होगा, तो सोर्स की बात करें तो होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर हम यूवी लाइट से, ठीक है, इसको क्लीव कर सकते हैं। हम इसको क्लीव कर सकते हैं सनलाइट से, सनलाइट की मदद से इसको क्लीव किया जा सकता है। एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए हम होमोलिटिक क्लीवेज कर सकते हैं, वो है हीट। हीट के ज़रिए भी हम होमोलिटिक क्लीवेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो है ये मोस्टली कैरी आउट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। इसके अलावा हेट्रोलिटिक क्लीवेज का एक और तरीका भी है, वो है हीट, यानी हीट के ज़रिए भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज की जा सकती है। अब अगर हम अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें, तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या किया हुआ है? शेयर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ले जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन, तो इससे हर एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या बचेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इस केस में जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी वो 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है, अगर हम होमोलिटिक क्लीवेज करना चाहते हैं।
सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाए तो एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे के ऊपर एक्सेस हो जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस केस में जो हीट एनर्जी या जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमें रिक्वायर है 276 किलो जूल पर मोल। तो इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करना आसान है, यानी इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, जबकि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अब अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, यानी कौन कौन से रिएक्शन है जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के अंदर, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो इससे फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसके अंदर भी फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। जबकि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो मोस्टली ये SN1 मैकेनिज़्म के अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर, E1 के अंदर, E1 मैकेनिज़्म के अंदर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगी। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो होगा, तो तब जो है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज टेक प्लेस होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो फ्री रेडिकल जो हैं इसमें हर एक एटम के ऊपर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा वो टर्शरी जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल फ्री रेडिकल। जबकि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर हमें पता है दो चीज़ें बनती हैं, कैटाइन भी बनते हैं और एनाइन भी बनते हैं। तो अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल कार्बोकेटाइन। और अगर हम एनाइन की बात करें, एनाइन की बात करें कि एनाइन के अंदर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो मिथाइल एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। अब इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमने एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन लिखने लगा हूँ। ये हमारे पास है टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी की बात करें तो ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अब अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को देखें, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना हो तो बहुत आसान है। आपने ये याद रखना है चार्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, अनस्टेबल। चार्ड स्पीशीज़ क्या होंगी, अनस्टेबल होंगी। जो चीज़ चार्ज को कम करेगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा करेगी, जो चीज़ चार्ज को ज़्यादा करेगी वो स्टेबिलिटी क्या करेंगी, कम करेंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ड स्पीशीज़ न्यूट्रल स्पीशीज़ से क्या होती हैं, अनस्टेबल। जो चीज़ चार्ज ज़्यादा करेगी
वो स्टेबिलिटी कम करेंगी, और जो चीज़ चार्ज को कम करेगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा करेगी। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है कि एक बच्चा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में फ़ेल हुआ है, ठीक है, फ़ेल हुआ है, उसको अफसोस है, उसके ऊपर चार्ज है, तो अगर कोई मतलब वालिदैन या कोई बंदा उसको दिलासा देगा तो उसके चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई उसको डांटना शुरू कर दे कि तुम पढ़ते नहीं थे, तुम ऐसे करते थे, तुम लफंटर हो वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, उसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो बजाय इसके कि वो स्टेबल हो, वो किस तरफ जाएगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सेम केस एग्जैक्टली यहाँ पे है। तीनों के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तीनों के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो जो चीज़ चार्ज को कम करेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, तो मिथाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जबकि इस केस में 2 मिथाइल ग्रुप हैं या 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेकेंडरी को स्टेबलाइज करें, जबकि प्राइमरी के केस में 1 अल्काइल ग्रुप है जो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसका चार्ज उतना कम हो जाएगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, और प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल में। मिथाइल से मिथाइल में कोई अल्काइल ग्रुप कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अटैच नहीं है, जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर हम इसका उलट देखें, एनाइन यानी कार्बेनाइन की बात करें, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज, तो अब देखें ज़रा क्या होगा। पहले ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ट्रिक डिस्कस करने लगे हैं रिएक्टिविटी का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिविटी आप कह सकते हैं, जिसको मैं आर कह रहा हूँ, ठीक है, रिएक्टिविटी आर जो है, जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इंटरमीडिएट की, जितनी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंटरमीडिएट को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, जितनी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी पेरेंट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है, और पूछा जाए बताएं किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो हमें पता है कि इस केस में क्या बनेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी। तो जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी पेरेंट मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ट्रिक यूज़ करके आप एक्चुअली ऑर्डर बता सकते हैं डिफरेंट रिएक्शन का। क्लियर है। तो इस तरह के एमसीक्यू मोस्टली पूछे जाते हैं, बताएं जी कि किस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने बताया, जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी पेरेंट मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सीढ़ी, ठीक है, ये स्टेयर्स हैं। ये समझ लें कि नीचे जो है ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये दरमियान में जो 3 स्टेजेस हैं ये इंटरमीडिएट हैं। ठीक है, यानी आपने ज़मीन से छत पे जाना है, यानी ग्राउंड फ्लोर से आपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 3 इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। ठीक है, 2 ये हैं और एक इंटरमीडिएट स्टेज ये वाली है। तो अगर हम देखें कौन सी इंटरमीडिएट स्टेज ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे पाँव रख के आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो वो बनेगा, जब वो बनेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी होगा, जिस वजह से रिएक्टिविटी पेरेंट मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज़्यादा होगी।
अब अगर हम इस इंटरमीडिएट की बात करें, ये अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल है तो ये बनेगा ही नहीं, यहाँ पे आप पाँव रख के ऊपर जा ही नहीं सकते। जब ऊपर नहीं जाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जब प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। इज़ दैट क्लियर? आपको पता चल गया कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से बनेगा। जब आसानी से बनेगा तो उतनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा हम ये कह देंगे कि रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी क्या है, उतनी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात करें जो यूएचएस में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री रेडिकल। तो इनमें से फ्री रेडिकल कौन सा है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? डेल्टा में। तो आंसर विल बी डेल्टा। अगर पूछ लिया जाए केटाइन कौन सा है तो बीटा होगा। अगर पूछ लिया जाए एनाइन कौन सा है तो हमारे पास अल्फा आंसर होगा। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमने बताया क्या बनते हैं? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? पेरेंट मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। तो इसमें आपने पहचान करनी है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। तो टर्शरी की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। 1 क्लोरोब्यूटेन प्राइमरी है, 2 क्लोरोब्यूटेन सेकेंडरी है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ये हमारे पास प्राइमरी है, जबकि 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है? ये टर्शरी है। तो हमारे पास टर्शरी की रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो आंसर विल बी डेल्टा। तो ये तो था टॉपिक बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन से रिलेटेड, जिसमें हमने ट्रिक डिस्कस किया है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूल का किस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है जी। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।